नमस्कार, मैं हूँ आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम आशुतोष की बात में आपका स्वागत है। और आज हम बातचीत करना चाहते हैं दरअसल उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश इसलिए क्योंकि 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर अपना बहुमत का आंकड़ा नहीं पा पाई तो उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार अगर कोई एक प्रदेश है तो वह है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी को 2014 और 2019 में 71 और 62 सीटें मिली थी, इस बार कुल 33 सीटों पर ही उसको संतोष करना पड़ा है। इतनी बड़ी हार या इतनी कम सीटें आने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर चिंता भी है और उसका विश्लेषण करने की कोशिश भी की जा रही है। इस बीच अटकलों का दौर भी जारी है। ये बताने का प्रयास किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो कम सीटें आई हैं उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के अंदर जो नेतृत्व है यानी योगी आदित्यनाथ, इनके बीच में रस्साकशी भी चल रही है और एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश भी की जा रही है। इस बीच पार्टी के अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा ने उन्होंने उत्तर प्रदेश में पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं प्रभु चावला जी से कि दरअसल उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है और उस उत्तर प्रदेश के अंदर जो स्थितियां चल रही हैं, क्या वाकई में केंद्रीय नेतृत्व और योगी आदित्यनाथ के बीच में कोई झगड़ा है? क्या एक दूसरे को सेटल करने की कोशिश की जा रही है? क्या है राज? प्रभु जी का बहुत बहुत स्वागत है आपका सर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। ये जो उत्तर प्रदेश को लेकर जो उठापटक चल रही है, इसको आपको क्या लगता है? तो उठापटक नहीं, एक नॉर्मल मीटिंग है जो चुनाव के बाद होती है। कल जो है 2 दिनों के अंदर काफी प्रदेशों के अंदर कार्यकारिणी की मीटिंग हुई, राजस्थान में भी हुई, मध्य प्रदेश में भी हुई। जहाँ भी उनको लगता है कि विश्लेषण करना चाहिए वहाँ पर यह औपचारिकता होती है। हर पार्टी करती है, कांग्रेस भी करती है, बीजेपी में पिछले 40 साल से चल रहा है। चुनाव जहाँ अड़ जाते हैं वहाँ एक मीटिंग करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, सबकी भाषा सुनते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। एक औपचारिकता है, हुई है। नड्डा जी वहाँ गए थे, काफी हुआ है। परंतु उत्तर प्रदेश को आपको 2014 से बात देखना पड़ेगा। 2014 के अंदर शायद 300 के करीब सीटें आई, 300 से ज्यादा आई जी, आपको याद विधानसभा और विधानसभा के अंदर और 14 के अंदर ही वहां पर जाके 71 सीटें बीजेपी को मिली थी, 80 वहां भी नहीं मिली थी। अब उसके बाद जो चुनाव हुआ है 2014 के बाद 2019 के अंदर वहां पर हुआ, नहीं 2017 में हुआ था यूपी का चुनाव, 300 सीटें आई। उसके बाद जब 22 में आया तो 270 30 सीटें घट गई थी। तो 2019 में जब आप आए पार्लियामेंट सीटें वहां पर भी घट गई, 61 पर आ रही थी। तो 10 सीटों का फर्क पड़ा। विधानसभा का चुनाव को देखते पहली बार 2017 में आपने जीती, जब 2022 के अंदर चुनाव हुआ तो सीटें बीजेपी की असेंबली में भी कम हुई। तो डिमिनिशिंग ट्रेंड जो है यूपी के अंदर चलता आ रहा था, पार्लियामेंट के अंदर भी और विधानसभा के अंदर भी। परंतु विधानसभा में जितना उनका कम हुआ उससे ज्यादा प्रोपोर्शन के अंदर जाकर के लोकसभा के अंदर हुआ। जब 10 सीटें लोकसभा में कम हुई तो विधानसभा में केवल 30 सीटें कम हुई, हालांकि उस हिसाब से 70 कम होनी चाहिए थी, वो नहीं। तो मुझे तो ये लगता है कि ये योगी वर्सेस मोदी बनाना, जो आप रिपीट करते हैं कई बार, सिटिंग एमएलए आपके 70% के करीब 75% के हार जाते हैं। और यूपी के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। यूपी के सारे अगर एम्पेरिकल स्टडी करें तो सिटिंग इनकम्बेंसी सरकार के खिलाफ ज्यादा होती है जो सिटिंग एमएलए होते हैं। तो यूपी के अंदर जो हार अब हुई है वो थोड़ी ऐसी एक्सपेक्टेड नहीं थी। वो कह रहे थे 50 सीटें, ये 33 से 37 से इससे कम आना, 50 से कम, ये एक बहुत बड़ी चोट है अगर आप लोकसभा को देखें। परंतु विधानसभा के मिला करके चलिए तो विधानसभा के अंदर भी अभी वर्चस्व उनका यहीं पर है, उतना कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। तो इसका मतलब सीधा साधा स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे, प्योरली पॉलिटिकल नहीं करेंगे, तो एंटी इनकम्बेंसी एमपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में दिखाई देती है। सिटिंग एमपी को ज्यादा सीट देने से, पिछली बार 2019 में भी सिटिंग एमपी को कम टिकट मिले थे, उस प्रोपोर्शन में उतने एमपी हारे थे उनको। इस बार सिटिंग एमपी को ज्यादा टिकट दिए हैं, उस प्रोपोर्शन में सिटिंग एमपी ज्यादा हारे। और दूसरा कारण ये है कि डिफेक्टर जितने दिए गए 2019 के बाद, जब 2024 के अंदर कांग्रेस पार्टी से या बीएसपी से या समाजवादी पार्टी से जिन लोगों को टिकट लेकर के आप गया, उसमें लगभग सबके सब हार गए हैं। ये भी देखने वाली बात है। तो यूपी के अंदर जो अटकलें लगाई जा रही है, बड़ा स्पष्ट है कि ये एंटी इनकम्बेंसी जिन एमपी को चुना गया, ज्यादातर फैक्टर उसके कारण से हुआ। लोकल फैक्टर भी हैं, जैसे अयोध्या की बात होती है, वहां पर है कि जमीन को लेकर के लोगों को मुआवजा नहीं मिला, लोगों को उखाड़ करके फेंक दिया गया, एक इश्यू हो सकता है।
क्योंकि अयोध्या के आसपास की सीटें जबकि हैं वो बीजेपी हारी है, परंतु गोरखपुर के आसपास की सारी जीती है। इसका मतलब क्या हुआ कि गोरखपुर के आसपास की 7 सीटें आप जीत जाते हैं और अयोध्या के आसपास की 6 सीटें आप हार जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि बाबा के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं हुई, क्योंकि वहां पर सिटिंग एमपी एक दो को वहां पर जो बाबा के आसपास की कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा सिटिंग एमपी नहीं थे, टॉप के। तो मेरे को लगता है कि ये जो पॉलिटिक्स हो रही है इंटरनली पॉलिटिक्स है, एक तो कास्ट पॉलिटिक्स है, दूसरा वहाँ के मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दिल्ली में बैठे हुए वापस नहीं जा रहे हैं, 3 महीने से जब से चुनाव आए हैं वो 2 बार गए, उसके बाद गए नहीं है। तो ये जो आपस में झगड़ा अंतर्मुनी है कि बाबा की अथॉरिटी को कम करने की कोशिश की गई, तो कास्ट इक्वेशन भी हो सकती है दिल्ली में, जैसे कि बाबा पहली चॉइस नहीं थी मुख्यमंत्री की 2017 के अंदर, सबको पता है कि वहाँ के जे.एंड.के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे, उनको पहले बनाया गया था, फिर उसके बाद बाबा करके गया। तो जब सेकेंड चॉइस जो बन गई, जो उनके बनने के खिलाफ लोग हैं वो अंदर ही अंदर भीतरघात कर रहे होंगे, और जो रिपीट गए हैं एमपी, क्यों मेरे को लगता है जिन आदमी को खड़ा किया गया, जैसे यूपी के अंदर जब मीटिंग हुई 3 घंटे की मीटिंग होने से पहले प्रधानमंत्री की और अमित शाह जी की और नड्डा जी की अलग से मीटिंग हुई, तो उसके बाद एक लिस्ट बाहर आई जो एक्सेप्ट कर दी। तो मेरे को लगता है कि एमपी का चुनाव हमेशा एमपी चुने जाते हैं सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, क्योंकि सेंट्रल लीडरशिप उसको लीड करती है, मोदी जी के नाम से चुनाव लड़ा जाता है, अमित शाह ऑर्गेनाइज अच्छी तरह करते हैं। तो लगता है कि चुनाव करने के अंदर एमपी को चुनाव करने के अंदर कास्ट इक्वेशन का ख्याल नहीं रखा गया, एंटी इनकम्बेंसी के खिलाफ इतना क्या होगा कि नहीं रखा गया, जिनकी जहाँ पर पहुंच थी उनको रख लिया गया। तो मेरे को कहूँगा ये प्योरली पॉलिटिकल एक किस्म से रिएक्शन था वहाँ के वोटर्स का और वहाँ के वर्कर्स का, कि उनकी मर्जी के खिलाफ आपने कैंडिडेट खड़े कर दिए। इसमें कोई अमित शाह, इसमें कोई मोदी वर्सेस योगी की बात करने की बात मेरे को उतनी दिखाई नहीं देती। हाँ ठीक है, आपस में एक दूसरे को डिफरेंस होंगे, परंतु इतना नहीं है कि जिसकी वजह से आप उनको कहें कि ये इनके इंटरनल झगड़े की वजह से हुआ। और हाँ गुटबाजी है, हर पार्टी में होती है, यूपी में कुछ ज्यादा है क्योंकि वहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स ज्यादा है। बट प्रभु जी, आपने ये इस ओर इशारा किया कि जो 2 उनके डिप्टी सीएम्स हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और लंबे समय से वहां नहीं जा रहे, और बार बार ये खबर आ रही है कि दरअसल ये जो डिप्टी सीएम्स हैं ये अमित शाह के लोग हैं, और ये किसी तरीके से अभी तक योगी की लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए ये भी कहा जा रहा है कि फैक्शनलिज्म है, और कहीं ना कहीं इस पूरी हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर पर मढ़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि ये जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो सेलेक्ट किया हर प्रदेश के अंदर, ये पहली बार मॉडल बना है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर एक जगह 2-2 बना दी है आपने। अगर आप देखेंगे जितने बीजेपी के प्रदेश, उत्तराखंड को छोड़ दीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट स्टेट जितने भी हैं, छोटा सा स्टेट भी अगर आपका है तो वहां पर भी उन्हें 2, उड़ीसा के अंदर भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिए। तो ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर क्यों बनाए जा रहे हैं? अगर इनका एनालिसिस मैंने आर्टिकल में भी किया था आपने, सिर्फ कास्ट इक्वेशन। अगर आपके चीफ मिनिस्टर अगड़ा है या अपर कास्ट का है तो नीचे के लोग दूसरी कास्ट के बनाए जा रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ देख लीजिए, राजस्थान देख लीजिए, मध्य प्रदेश देख लीजिए, कि पहली बात कोई यादव बना उसके नीचे ब्राह्मण लगा दिया, एक ट्राइबल लगा दिया। इसी तरह मध्य प्रदेश के अंदर एक कॉम्प्रोमाइज पहली बार शुरू हुआ था, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट मध्य प्रदेश के अंदर, यूपी के अंदर पहली बार शुरू की गई थी जब 2017 में आए थे। तब एक ब्राह्मण का था, एक आपके साथ बैकवर्ड था, वही पॉलिसी आ रही है। परंतु एक उसमें से हारने के बाद भी दोबारा डिप्टी सिस्टम बना दिया गया। हार गए थे, हालांकि संघ कार्यकर्ता है, अच्छा काम करते हैं, उन्होंने काफी काम किया है। अब यहाँ करके बैठे कि दिनेश शर्मा थे, वो ब्राह्मण थे, उस वक्त उनको ड्रॉप करके राज्यसभा मिला, एक बार लोकसभा के चुनाव कर। तो मेरे को लगता है कास्ट इक्वेशन की वजह से, फिर मैं कह रहा हूँ कास्ट इक्वेशन की वजह से, क्योंकि बाबा ठाकुर हैं, उनको ठाकुरवाद का लगाया जाता है वो, तो कास्ट इक्वेशन के अंदर मुख्यमंत्री को अकोमोडेशन करना पड़ा कास्ट बेसिस के ऊपर, क्योंकि मेरिट पे ऊपर कोई भी वहां पर मुख्यमंत्री किसी प्रदेश में बना है ये लोग मानने के लिए तैयार नहीं। मौर्य अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो दिनेश शर्मा अच्छे प्रोफेसर रहे हैं, सब कुछ रहे हैं, परंतु लोगों के दिमाग में नहीं उतरा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जरूरत क्या है वहां पर। इस पार्टी जहाँ मेजोरिटी, ये इस पार्टी को जिसके अंदर सिंगल पार्टी मेजोरिटी है, तो उसके अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर रखना, पावर सेंटर्स को क्रिएट करना, जिसकी वजह से चीफ मिनिस्टर को एक थ्रेट बना रहता है कि क्यों बनाए गए। हालांकि कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर को पावर किसी ने नहीं दी है, ये स्पष्ट है हर स्टेट के अंदर, नाम के वास्ते डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। कई प्रदेशों के अंदर डिप्टी चीफ मिनिस्टर ज्यादा कोई काम नहीं है, क्योंकि ओहदा है, उनको लगता है, वो इसलिए कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोग मानकर चलते हैं कि वो केंद्र के नॉमिनी हैं। ये परसेप्शन क्रिएट किया गया, जो आपने कहा कि यूपी में दिल्ली के नॉमिनी है, इसलिए बाकी जगह पे दिल्ली के नॉमिनी है, पर चीफ मिनिस्टर भी तो दिल्ली के नॉमिनी है ना जी। अगर योगी जी को बनाया गया था या अमित शाह जी चाहते नहीं चाहते थे, इसके बारे में मेरी बात नहीं, इसलिए
तो मोदी जी और मोदी इनकी वजह से संघ की मदद के बिना मोदी योगी बन नहीं सकते। योगी जी ने सेकंड टर्म दिलवाई है उसके बाद। तो मेरे को जो कहना है कि ये दोनों यहाँ पर क्यों बैठे हैं, क्योंकि अपने प्रभाव क्षेत्र के अंदर काफी हार हुई है उनके। इसका वजह है कि उनको एक्सप्रेशन देना पड़ेगा कि क्या वो कल वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में थे कि नहीं थे। मेरे को देखा नहीं, आपको पता होगा थे कि नहीं थे, मैंने देखा नहीं कहाँ पर। अगर वहाँ नहीं थे तो बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है कि उनको अगर पार्टी की मीटिंग में नहीं जा रहे हैं तो पार्टी को डिफाई कर रहे हैं वो, उनको पार्टी की मीटिंग के अंदर जाना चाहिए। हो सकता है गए हों, मेरे को नॉलेज नहीं है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहूँगा। तो आपने कहा कि यहाँ बैठे हैं इसलिए कि ये तय करना है कि उनको रखना है या नहीं रखना। वो कुछ अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हम बाबा के अंडर नहीं काम कर सकते, इस तरह के प्रचार पत्रकार करते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे पत्रकार भी जाति के हिसाब से बटे हुए हैं हर जगह, या आइडियोलॉजी के हिसाब से बटे हुए हैं। ठाकुर जर्नलिस्ट से बात करो, नहीं बाबा ठीक है, दूसरे बात करो तो बाबा ठीक है। सोशल मीडिया पे भी देखें आप, कास्ट से पता लग जाता है कौन किसके खिलाफ होता है। तो इतना ऑब्वियस होता चल रहा है कि ये इट इज नॉट बैटल की जो मेरिट के ऊपर राजनीतिक कारणों की स्टडी करने की वजह से हो रहा है, इसलिए कास्ट के बेसिस के ऊपर लोग एक दूसरे को अटैक करते जा रहे हैं। जिनको नहीं मिला कुछ तो तुम्हारा मौका ढूंढ रहे हैं कि इतनी चीजें कमाई हैं तो बाबा को हटा दो। और बाबा के क्योंकि अपने क्षेत्र में जीते हैं, और बाबा का एक एडवांटेज जो है सबसे ज्यादा, मोदी जी का और बाबा दोनों का परिवार नहीं है, उनके खिलाफ कोई व्यक्तिगत करप्शन का चार्ज अभी तक नहीं लगा। उनका रहन सहन का भी वैसा का वैसा है, सिर्फ ये कि वो अपना भगवा तौलिया हाथ में रखते जहाँ भी जाते हैं, भगवे कपड़े ऊपर चलते हैं, परंतु लाइफ स्टाइल के अंदर उनके सोच के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। कोई व्यक्तिगत उनके ऊपर आक्षेप नहीं लगा, सिवाय इसके कि उन्होंने कास्ट के ऊपर ये अफसरों को लगा दी जाए। परंतु मैं स्टडी कर रहा था कि एसपी और बाकी लोग जो हैं सेक्रेटरी जो हैं, तो बैकवर्ड आकर अभी भी याद आ कई की पोजिशन के अंदर अभी भी कायस्थ बैठे हैं, ब्राह्मण बैठे हुए। तो 2000 ठाकुर के रखे होंगे डीएम जो हैं, आप डीएम की स्टडी ले लीजिए, 80 डीएम वहाँ पर हैं। 80 डीएम के अंदर कितने कास्ट के ठाकुर थे? जब ठाकुर आईएएस ऑफिसर नहीं हुए तो कहाँ रखोगे? उनके सेक्रेटरी जितने आईएएस हैं उसमें ठाकुर बहुत कम है। अब चीफ सेक्रेटरी लगा दिया उन्होंने अपनी मर्जी। ये भी है कि पहली बार चीफ सेक्रेटरी अपनी मर्जी से उन्होंने लगाया। ये भी इसके ऊपर चर्चा हो गई कि यहाँ से भेजा गया था मिश्रा जी को। अब मिश्रा जी प्राइम मिनिस्टर के नॉमिनी थे या अमित शाह के नॉमिनी थे, कोई चीफ सेक्रेटरी वहाँ पर डिसाइड करता है, डीजी वहाँ पर डिसाइड किया। इस बार डीजी और चीफ सेक्रेटरी दोनों को बाबा ने चुना है, जो चीफ मिनिस्टर का अधिकार है। पहले भी उनकी मर्जी से आते, अगर नहीं चाहते नहीं आते। तो ये एक अपने लिए ठीक है, पत्रकारिता के पास हम लोगों के पास खबरें नहीं है, जो आपने कहा ना यूट्यूबर और सोशल मीडिया वाले जो है खबर थोड़ी ना है, वो तो ठीक है धंधा, यूट्यूब एक धंधा। हाँ, बट यूपी में लगातार ये चर्चा जारी है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं या डीजीपी हैं, उनको भी उनका भी जो नियुक्ति है वो योगी आदित्यनाथ की मर्जी से नहीं हो रही, बल्कि सेंट्रल उनकी मर्जी से कर रहा है। जैसे डीजीपी के बारे में कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक्टिंग डीजीपी को इस वक्त बार बार बनाने की कोशिश की जा रही है, या जो चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं वो सेंटर की तरफ से आ रहे हैं ताकि कंट्रोल उनका रख। ये जो शायद आप मेरे को लगता है या मैं गलत हूँ, जो सिंह साहब जो बन रहे हैं चीफ सेक्रेटरी, वो सीनियर मोस्ट आईएएस ऑफिसर वहाँ पर हैं। अभी तक जो मिश्रा जी को भेजा गया था, यहाँ रिटायर हो गए थे, अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री में थे वो 2 बार उनको सेक्शन दिया, 3 बार दिया। अगर आईएएस रूल के अनुसार अब उनको चीफ सेक्रेटरी नहीं रह सकते, उसके लिए उनको अमेंडमेंट करना पड़ता है, यहाँ पर वो नहीं हो सकता था। तो सिंह जो बने हैं, मैंने जो पढ़ा है जो सुना है, वो बाबा की ही मर्जी से बने। डीजी पुलिस की मैं अलग से पोजीशन बता दूं, डीजी पुलिस जो है एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, उस हिसाब से 3 आदमियों के नाम पैनल सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे आते हैं, उनमें से वो अप्रूव करते हैं। 3 में से जो है वो तीनों का पैनल अप्रूव, उसमें चीफ मिनिस्टर अपने आप को चुनेगा। तो हर स्टेट के अंदर जो हो रहा है, काफ़ी जगह आपको जैसे उत्तराखंड के अंदर भी जो बैठे हैं अपने डीजीपी हैं, उनको अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल नहीं मिला। चीफ मिनिस्टर उनको सेलेक्ट कर लिया, चीफ मिनिस्टर के पास अधिकार है कि जब तक अप्रूवल नहीं आती तब तो उसको रख सकते हैं। ये एक बड़ा वेग सा रूल है। तो डीजीपी वहाँ पर जो चुने गए, जो बनाए गए हैं अभी तक, जो ऑफिशिएट कर रहे हैं, वो फुल फ्लेज, देयर नो ऑफिशिएटिंग डीजीपी होता सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। चीफ सेक्रेटरी सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं होता। तो इसलिए सिंह साहब प्रॉपरली चीफ मिनिस्टर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से अपॉइंट होता है, डीजीपी नहीं हो सकता, उसको यूपीएससी से परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए दोनों में फर्क है। तो मैं ये कहूँगा सिंह जो पहली बार बन रहे हैं वो सीनियर मोस्ट भी हैं, और लोगों का कहना ये कि बाबा की वो चॉइस है। अब वहाँ की स्टडी नहीं कर सकते, कर रहे हैं पत्रकारों के हिसाब से कि सीनियरिटी के हिसाब से चल रहे हैं, मुझे लगता है कि वो वहाँ पर उनकी मर्जी चल रही है। डीजीपी जो एक्टिंग बनाए गए हैं, एक्टिंग के अंदर जो ऑफिशिएटिंग है, जो परमानेंट होने वाले हैं, वो भी अपॉइंट किया। अभी तो दोनों चॉइस है वो चीफ मिनिस्टर के। ये मेरी इन्फॉर्मेशन होता है ना गलत। बार बार ये कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो दरअसल पूरी की पूरी लड़ाई है वो कहीं ना कहीं जो मोदी जी के बाद की जो राजनीति उसको लेकर है।
और उसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि अमित शाह बनाम योगी आदित्यनाथ है, क्योंकि दोनों ही मोदी जी के बाद उनके उत्तराधिकारी बनने की रेस में शामिल हैं। और इसलिए जब ये कहा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया या वसुंधरा राजे सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो दरअसल एक एक करके हटाया जा रहा है ताकि जो सीनियर लोग हैं वो आने वाले समय में मोदी जी के बाद वो अमित शाह के रास्ते में बाधा न बने। इसलिए यूपी में चुनाव के पहले भी अटकलें चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, और एक बार करीब 2 साल पहले भी इस तरीके की अटकलें चली थी, जब चुनाव के फौरन बाद की बात है कि जब वहां एक ए के शर्मा जी को भेजा गया तब भी अटकलें चली थी। तो क्या ये अटकलें महज अटकलें हैं या वाकई कोई सत्ता संघर्ष है इसमें? देखो, ए के शर्मा का नाम लिया, वो यहाँ पर सेक्रेटरी थे, पीएमओ में थे, पीएमओ से हटाकर उनको किसी और डिपार्टमेंट भेजा, फिर वहाँ से पीएमओ में नहीं रखा। हालांकि वो शर्मा हैं पर हैं वो भूमिहार, तो उनको वहाँ भेजा गया, तो उनको उनके चर्चा चली गई, जैसे होते हैं लोग आसपास, उन्हें अपने आप को उनके लोगों ने दिया डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले हैं, उन्होंने अपना घर भी अलॉट कर दिया जो कैंसिल कर दिया गया था। और आप देखते हैं कि आजकल वो मिनिस्टर तो हैं, तो किस तरह की पावर उनके पास है हम सबको पता है। तो वहां पर योगी के अलावा जब ये तो कुछ भी हो सकता है। जो आप बात करें, चर्चा चलती रहती है, हर स्टेट में चल रही है। जैसे जो शिवराज चौहान वहाँ थे, हटा दिए गए और इतने इंपॉर्टेंट मिनिस्टर बन गए। तो ये तो हमारी पॉलिटिक्स जो है ना, खबरें डे टू डे बेसिस पे हैं। आज जो पता है हमारे को उसी के बारे में बात कर सकते हैं। अब ये पर चर्चा चल रही है कि हटा दिए जाएंगे 2 साल तो हो गए हटाएंगे। अब चुनाव होने के बाद भी अभी तक कोई हटाने की बात नहीं है। तो राजनीति बीजेपी में जो क्या हो रहा है, अभी तक 240 सीटें आने के बाद भी अभी भी मोदी जी के पास वीटो पावर है। अध्यक्ष आपने रिप्लेस नहीं किया, अध्यक्ष अभी तक चलते चले जा रहे हैं। तो लगता है कि आज के अखबार में देखा कि वो चलेंगे, दिसंबर तक चलेंगे, महाराष्ट्र चुनाव होने के बाद चलेंगे, ये भी बातें करती जा रहे हैं। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी बदल सकता है कि अपने घर का कॉन्स्टिट्यूशन जबरदस्ती बदल दीजिए आप, तो हटाने वाला तो है नहीं। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि हम अटकलें जरूर लगा सकते हैं, पर आपको एक बात है कि अभी परिवर्तन है। बीजेपी 2024 की और बीजेपी 2014 पहले की बहुत फर्क है। 2014 के अंदर 10 लोगों को पता था कि पार्टी में क्या होता था, उसमें से एक हमारे को बता देता था। अब 2024 के अंदर एक ही आदमी को पता हो या दूसरे आदमी को पता हो, उनके अलावा तीसरे को पता नहीं है क्या है। तो जो भी हम अटकलें लगाते हैं हमारे गेस्ट के बेसिस पर, जैसे कहते हैं बॉडी लैंग्वेज के बेसिस, बॉडी लैंग्वेज देख लेते हैं कि आप अमित शाह के बारे में क्या है, कि अमित शाह हर कमेटी में, आज हर पॉलिटिकल मीटिंग में रहते हैं। अब एक वैष्णव साहब जुड़ गए, हर पॉलिटिकल मंत्री हैं, वो हर पॉलिटिकल मीटिंग के अंदर होते हैं। अब उनका क्या क्या होता है, वो भी उनके वारिस से थे। तो वारिस कौन होगा मोदी का 2013 तक किसी को पता भी नहीं था। 2009 में अडवाणी जी बने, चुनाव बुरी तरह हार गए। 2014 के बाद अडवाणी का पता था होने वाला है, कुछ और लोग थे, राजनाथ सिंह बनेंगे, कुछ और बने, कई 5-7 मिनट सडनली मोदी आ गए और बन गए। अब जब मोदी 2047 की बात कर रहे हैं, आपको कहीं दिखाई देता है कि मोदी जी रिटायरमेंट के मूड में नहीं है। जब मोदी रिटायरमेंट के मूड में नहीं है, उनके सक्सेस की बात करने की क्या जरूरत है। और उनकी वजह से 240 सीटें जो भी हैं वो मोदी के नाम पर ही तो आई हैं। बीजेपी के नाम पर से कॉन्स्टिट्यूंसी 170-180 के करीब है, 60 सीटें एक्स्ट्रा मोदी लाने वाले हैं। और उड़ीसा के अंदर की सक्सेसफुल मिली है, मध्य प्रदेश की सक्सेसफुल मिली है। बाई इलेक्शन जो अभी अब आ रहे हैं, आपने 13 में से 10 हार गए, 10 में, वो कहते हैं उनके डिफेक्टर जो लोग थे। अब जो डिफेक्शन वाली पॉलिटिक्स का मैसेज एक क्लियर है। अब बीजेपी जो चर्चा चल रही है, जो मैंने सुना है कि अब डिफेक्शन हमारे को बंद करना चाहिए। डिफेक्टर काउंटर प्रोडक्टिव होता जा रहा है पार्टी के अंदर भी, जिनको हम नाराज करते हैं कि उनकी टिकट का आकर के डिफेक्टर को दे देते हैं। और लगातार डिफेक्टर यूपी के अंदर एमपी सारे हार गए लगभग, जो डिफेक्ट हुए थे, जुड़े हुए नहीं थे, तो रिपीट किए गए। और बाई इलेक्शन में सब जगह डिफेक्टर मोस्टली आ रहे हैं, चाहे उत्तराखंड देख लीजिए, चाहे आप पंजाब में देख लीजिए, चाहे आप बाकी स्टेट, वेस्ट बंगाल में जिस पार्लियामेंट सीट के अंदर बीजेपी के लोग जीते हैं, वही चारों सीटें हार गए बीजेपी के लोग। तो अब मेरे को लगता है कि बीजेपी की टर्निंग जो हो रही है वो इस बात पे हो रही है कि हमारा एक्सपेंशन मर्जर और एक्विजिशन से होगा या नेचुरल ऑर्गेनिक ग्रोथ होगी। हमने अपने कोर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो वर्कआउट ग्रो किया है 2024 से लेकर के 2029 तक, या 2024 से 2027 तक जो इलेक्शन इंपॉर्टेंट असेंबली के आने वाले हैं, उसके अंदर कोर कॉन्स्टिट्यूंसी जो अपना स्वयं सेवक टेस्टेड एंड ट्राइड है, उसको इग्नोर करके हम दूसरों को लेंगे, उससे नुकसान होगा या फायदा होगा, इसके ऊपर चर्चा जबरदस्त है। ये यूपी की मीटिंग के अंदर भी काफी लोगों ने कहा, और बाकी जगह भी डिस्कशन हो रही है। तो मेरा कहना ये है कि जो आगे आने वाला कौन होगा सक्सेसर, इस बारे में इस वक्त चल रहा है। मुझे लगता है योगी का नाम कई बार आता है कि योगी के ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि हिंदू के सबसे बड़े सिंबल हैं। पर हिंदू के नाम पर वोट अब मिलेगा कि नहीं मिला दूसरी बात है, अब तो काम के नाम पर मिलेगा, ऐसा मेरा सोचना है।
आपका जितनी बार भी है काम के नाम से मिलेगा, कैंडिडेट किस तरह का उसके नाम से मिलेगा, मोदी जी के काम के ऊपर मिलेगा कि मोदी जी के अलावा कोई ऑल इंडिया लीडर इनके पास भी नहीं है और किसी और पार्टी के पास भी नहीं है जो सब जगह जाकर इकट्ठे कर सके। तो मोदी का नाम अभी हर घर मोदी अभी भी है, बच्चों के घर में अभी भी उसी स्पीड से आ रहे हैं जैसे पहले आते थे। तो आप सक्सेसर की जब बात करें, जब मोदी लगेगा कि वो सक्सेसर ढूंढ रहे हैं, जब मोदी जी ढूंढना शुरू करेंगे तब हम मानेंगे कि मोदी जी सक्सेसर ढूंढ रहे हैं और सक्सेसर वही बनती है। आज की स्थिति नहीं की है। अगर 4-5 चुनाव लड़ने के अगर हार गए इसके बाद तब उनकी विनेबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठ सकता है। आज की डेट में ही इज अनडिस्प्यूटेड लीडर ऑफ द पार्टी एंड द गवर्नमेंट। ये जेपी नड्डा की को 30 जून तक का एक्सटेंशन दिया गया था कि अभी चलो लोकसभा का चुनाव है, लिहाजा 30 जून तक आप अध्यक्ष बने रहे, उसके बाद नया अध्यक्ष आ जाएगा। लेकिन अब 2 हफ्ते भी हो चुके हैं, 15 दिन और बीत चुके हैं और अभी तक कहीं कोई सुगबुगाहट दिखाई नहीं पड़ रही है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ये तो संविधान विरोधी है, क्योंकि संविधान में तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो नड्डा जी को की जगह नया अध्यक्ष क्यों नहीं आ पा रहा, क्या लगता है आपको? इस कंसेंसस बनना नहीं होगा अभी। एक तो चुनाव आने वाले हैं, हरियाणा का चुनाव है, महाराष्ट्र का चुनाव है, आपका शायद मेरे ख्याल उत्तराखंड झारखंड का भी शायद चुनाव है। और उसके बाद तो चुनाव की दृष्टि से ये हो सकता है कि करना सोच रहे हो कि कॉन्स्टिट्यूशन की बात, मैंने कहा उनके घर का कॉन्स्टिट्यूशन है, पहली बार भी जब बनाया था तो उसके बाद एक्शन किया गया। कई बार होता है एक्सो फैक्टो डिफेक्टो, आप चेंज पहले बैकग्राउंड से बैकडेटेड से कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर लेंगे। अब पहले भी वर्किंग प्रेसिडेंट है, जब अमित शाह जी प्रेसिडेंट थे, होम मिनिस्टर बन गए थे, उसके बाद काफी दिन तक 2 साल तक लगभग प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद इनको बनाया गया। तो वो हमारे पास सामने फॉर्मूला है, किसी को वर्किंग प्रेसिडेंट बना देंगे, इनको प्रेसिडेंट बनाते रहेंगे, तो एक्सटेंशन कर देंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने में क्या होता है? इस बात को आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोप्राइटी, अवेलेबिलिटी, सूटेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, रिलायबिलिटी यूज कर रहा हूँ मैं। रिलायबिलिटी जब तो मोदी जी की कंपैटिबिलिटी उनके साथ होनी चाहिए, सोचने की भी कैसे काम करना है, सोचना के बाद सोचना बंद करना चाहिए, तो ये भी होना चाहिए आपके पास। तो उनको उस तरह के अध्यक्ष की अभी सोचे नहीं, कौन से कि जो अध्यक्ष के कैंडिडेट थे वो सारे मंत्री बन के दोबारा से, तो कोई ना कोई बात से आएगा, कौन आएगा, या मंत्रियों में से किसी को हटा के दोबारा अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस पर चर्चा जरूर चल रही है और मेरे को लगता है संघ के साथ काफी एक्टिव लेवल पर डिस्कशन हो रही है। पार्टी का अध्यक्ष संघ की मर्जी से ही बनेगा और संघ का ही स्वयंसेवक होगा, ये तय है। पर उसमें समय लग रहा है, लगेगा, चुनाव से पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। इसका जवाब मेरे पास नहीं है। मैं तो ये कह सकता हूँ चर्चा जरूर चले, इतना पता है मेरे को कई जगह हुई है कि होना चाहिए। क्या आपको लगता है कोई तनाव है कि जिस तरीके से जेपी नड्डा ने चुनाव के दौरान ये कहा था कि अब तो हम सक्षम हो गए हैं, तो एक तरीके से आरएसएस को भी मैसेज देने की कोशिश की गई कि भाई अब हम आपके बिना भी चुनाव जीत सकते हैं, आपकी हमें जरूरत नहीं है। और उस स्टेटमेंट का आज तक कोई डिनायल इशू नहीं किया गया कि एक होता नहीं चलो हमसे गलती से निकल गया, या हमने मिस स्पेल कर दिया, या हमारी जबान फिसल गई। तो उसके आधार पर कहा जा रहा है कि दरअसल नरेंद्र मोदी और संघ परिवार के बीच में एक तनाव है और उसमें एक रस्साकशी भी चल रही है। क्या वो कारण है जिसकी वजह से नड्डा साहब का कोई रिप्लेसमेंट नहीं खोजा जा पा रहा? तो मैंने पहले भी किसी चर्चा में आपसे कहा था कि एक तो नड्डा साहब ने बाद में क्लैरिफिकेशन भी दी थी कि ये इस तरह से नहीं, इसका इंटरप्रिटेशन करना चाहिए। सक्षम ये है क्योंकि मैंने पहले भी कहा था, और मैं क्योंकि संघ को जानता हूँ अंदर से और बाहर से काफी जानता हूँ, संघ कभी ये कहना नहीं है कि हम पार्टी चलाते हैं। अगर सवाल जर्नलिस्ट पूछेगा किसी को, भी एक तरीका होता है हम लोगों का बात करने का, और पिछले 50 साल से जैसे संघ है, जैसे जर्नलिज्म है, ये सवाल पता आ रहा है कि संघ चलाता है कि नहीं चलाता। हर बार हमें सवाल पूछते हैं, हर बार हमें जवाब मिलता है। कई बार वैसे मिल जाते हैं जिसको हम इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं। बीजेपी कभी नहीं मानेगी हमारे को संघ चलाता है, और आरएसएस कभी नहीं मानेगा कि हम उनको चलाते हैं। कहते हैं हमारे स्वयंसेवक वहाँ काम करते हैं, वो अपनी हिसाब से करते हैं, जबकि उनके 60 के 60 फुल टाइम प्रचारक वहाँ काम कर रहे हैं। नड्डा जी स्वयंसेवक हैं, और पार्टी अध्यक्ष से बोलो कि हमारे को आरएसएस के बिना हम नहीं चला सकते, कोई भी पार्टी का अध्यक्ष नहीं मानता। तो कांग्रेस के लोग नहीं मानते कि हम इंदिरा गांधी परिवार के ऊपर दिन भर बैठते। कहते हमारे वो हमारे नेता हैं, ये संघ परिवार हमारी मूल है, ये सब मानते हैं। नड्डा जी ने कहा था सक्षम के इंटरनेशनल रिपोर्टर जो उनसे बात की थी, जिससे सवाल पूछा गया कि अगर आपको कि आशुतोष से पूछा जाए कि आप तो डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर, तो आप क्यों कहेंगे डिपेंड करते हैं किसी के ऊपर? आपके मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मेरे मित्र जरूर हैं, वो प्रभु चावला या कोई और तो माने थे ना मित्र, ये तो कोई डिपेंड, क्योंकि एक रिलेशनशिप पता है सबको जी। तो उसको इंटरप्रिटेशन करके जो कहा गया उन्होंने सक्षम है, वो एक शब्द ऐसा यूज किया गया जिसके ऊपर कंट्रोवर्सी खड़ी हो सकती थी। जो पहले ऑब्जेक्टिव एक फॉर्मेट बना हुआ था, स्टैंडर्ड रिप्लाई होता था कि हमारा आरएसएस के साथ
वैचारिक संबंध है, हमारा कोई राजनीतिक संबंध नहीं है, ये एक सेंटेंस सबको बोला जाता था। इस बार वो शायद उसको स्लिप करके उन्होंने कहा कि हम सक्षम हो गए हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी है हमारे पास, तो उसके बाद आरएसएस या किसी और पे डिपेंड करने की जरूरत है, ये कहने का मतलब था उनका। उसको सक्षम कहने का मतलब कि हम सक्षम नहीं है, मोदी जी की वजह से हम सक्षम हैं। वो बात सच भी है कि मोदी की वजह से। तो उसको आप जिस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं उस तरीके से कोई तनाव बिल्कुल नहीं है कि मीटिंग उनकी फॉर्मल जितनी पहले होती थी उतनी नहीं होती है। पहले जब होते थे, जब अटल जी थे, जब उसके बाद मोदी जी भी पहली टर्म के अंदर जो आरएसएस के लोगों की इनकी मीटिंग होती थी यार, 1 महीने बाद 2 महीने बाद मिलते थे, उस तरह की स्ट्रक्चर्ड मीटिंग होनी बंद हो गई है। परंतु लोअर लेवल पर अभी भी वो स्ट्रक्चर शामिल है, जिसको हम कभी दिल्ली में कहते हैं विश्ववार की शाखा। विश्ववार की शाखा दिल्ली के अंदर लगती है अभी भी, जिसके अंदर हर ऑर्गेनाइजेशन लोग आते हैं, 7 बजे सुबह शाखा भी लगाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं और चर्चा करते हैं हर क्षेत्र में क्या हो रहा है। तो हर प्रदेश में होती है, वो अभी भी चल रही है। वो मैकेनिज्म की कोऑर्डिनेशन विद्यार्थी परिषद, मजदूर संघ, बीजेपी जितने भी हैं उनके संगठन मिले हुए 20-25 लोग मिलते हैं संघ कार्यालय में, डिस्कशन करते हैं क्या हो रहा है, वो फीडबैक अपना लेके वापस चले जाते हैं अपने पार्टी के अंदर, क्या करते हैं। पर वहाँ पर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाती किसी को, संघ के लोगों को बता दिया, संघ का जो अधिकारी वहाँ पर होता है उसको पता लग जाए, फिर वो अपने ऊपर के लोगों को बताता है, ऊपर के लेवल पर पॉलिसी डिसीजन होता है, फिर ऊपर के लेवल पर डिस्कशन होता है, केंद्रीय टीम जिसका रखा जाता है। तो नीचे से उठकर के ऊपर तरीके, ये बॉटम अप अप्रोच है, टॉप डाउन नहीं है। तो वो उस तरह का जो टॉप पे डिस्कशन होता था पहले, जैसे जो आरएसएस के इंचार्ज हैं अभी जो अपने अरुण कुमार जी हैं, वो भी जमुना पार से ही आते हैं, तो वो अपने हिसाब से मिलते रहते हैं लोगों को। परंतु प्रधानमंत्री के लेवल पे या नड्डा जी के लेवल पर मीटिंग होती रहती है उनकी, क्या बातचीत होती है हम लोगों को नहीं पता, आपको नहीं पता रहा। परंतु हाँ ये है कि ऊपर सीनियर लेवल पर प्रधानमंत्री के स्तर पर उस तरह की रेगुलर मीटिंग अब नहीं होगी। अब मैकेनिज्म क्या डेवलप किया है इन्होंने, हो सकता है डिसेंट्रलाइज कर दिया होगा कि संघ को अगर काम करना है तो अरुण कुमार जी अगर एजुकेशन मिनिस्ट्री में भी काम कर रहे हैं तो धर्मेंद्र सीधे बात कर लीजिए, फाइनेंस मिनिस्ट्री में करना है तो मैंने अपॉइंटमेंट अप्रूव कर दिए होंगे। मेरे को लगता है कि हर मिनिस्ट्री के लिए अपॉइंटमेंट अपॉइंट कर दिए गए, तो अपॉइंटमेंट जो है उनसे बात करता है, मंत्री पीटीएम में काम करने की व्यवस्था चलता है। पर तो कंशन मेरे को दिखाई नहीं देती। मैंने फिर रिपीट करता हूँ, टेंशन क्यों होगी जब आरएसपी का एजेंडा का 90% बीजेपी क्या मोदी जी ने पूरा कर दिया, और सेकुलर वर्ड जो है कोई लेते लेते तैयार नहीं है। सेकुलर वर्ड जब उड़ गया डायलॉग से, नैरेटिव से हिंदुस्तान की, ये सबसे बड़ी विक्ट्री आरएसएस की है कि लिबरल और सेकुलरिज्म कोई डिस्कस नहीं करता। राम मंदिर बन गया, इसको रियलिटी मान करके चल रहे हैं। 370 हट गई है, कोई उसका अपोजिशन नहीं कर रहा है। और सिविल कोड ऑफ कंडक्ट जो अभी रिवर्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट के दिया कि मुस्लिम महिलाओं को पैसे मिलेंगे, उन्होंने सेक्शन दूसरा रोल लिया जिसके अंदर आपने यूजीसी यूनिफाइड सिविल कोड इम्प्लीमेंट हो गया। तो इसके अलावा क्या चाहिए उनको? हर जगह उनके ऑफिस बन गए हैं, उनके कार्यकर्ता हर जगह जाते हैं, उनके काफी सारे संस्थान को वाइस चांसलर बन गए हैं, उनके काफी सारे हर जगह गवर्नमेंट की कमेटी के अंदर है। तो क्या चाहिए उनको? तो आप जो पहले लेफ्टिस्ट लोग करते थे, विदिन घुस के करते थे, बैठ जाते थे सरकार के अंदर, कांग्रेस के अंदर, सरकार कांग्रेस की होती थी, इंटेलेक्चुअल वाले लेफ्टिस्ट होते थे। अब इनके अंदर क्या है, इनके पास इंटेलेक्चुअल थोड़े कम है, दैट शॉर्टेज है, फैमिन है, इंटेलेक्चुअल फैमिन, पूरा जितना भी है उनके पास वो उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। तो मैं कहूँगा कि आरएसएस को खुश ना खुश होने के लिए बहुत बड़ा कारण नहीं है, परंतु ना खुश होने का कारण है कि यहाँ पर व्यक्ति की बात बढ़ता चला जा रहा है, उसके ऊपर थोड़ी तकलीफ उनको जरूर है। वो समझ में आती है कि वो नहीं पसंद करते कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, चाहे तो यहाँ मंत्रीगण भी, बाकी लोग जो एरोगेंस है उससे जरूर परेशान है आरएसएस के लोग कि मंत्रियों के अंदर एरोगेंस है, ऑफिस में एरोगेंस है पावर की, वो कंट्रोल में आनी चाहिए। तो एरोगेंस तो मोदी जी के बारे में भी कहा जाता है कि बहुत है उनके अंदर। जो जीतेगा तो भाई उसकी वजह से होगी, क्या नहीं होगा? एरोगेंस क्या मतलब, आपने तो 240 सीटें लाए हैं। कई बार इंटेलेक्चुअल एरोगेंस भी होती है, कई बार आपने सुना होगा ब्राह्मणी का एरोगेंस भी होती है। जो जितने भी इंटेलेक्चुअल होते हैं मैं उनको ब्राह्मण बोलता हूँ, ब्राह्मण कास्ट नहीं है, इट इज इंटेलेक्चुअलिज्म, एरोगेंस होती है। जब आप जीत रहे हैं, जब आपकी बात मान रहे हैं लोग, तो एरोगेंस आएगी क्यों नहीं आएगी? इफ आई एम सक्सेसफुल एडिटर, थोड़ी बहुत तो एरोगेंस आएगी, कितनी है डिग्री अगर आपका शो सबसे पॉपुलर है तो आपके अंदर भी एरोगेंस आएगी। अब अरविंद केजरीवाल को बोलते हैं सबसे ज्यादा एरोगेंट है? लगता है एरोगेंट हो?
बट ही हैज won 767 आउट ऑफ 670 तीसरी बार जीते हैं वो। तो क्यों नहीं ममता बनर्जी एरोगेंट है? रिफ्लेक्ट इन टर्म्स ऑफ कि ओके तुम मेरे को क्रिटिसाइज करते हो, मैं इन स्पाइट ऑफ योर क्रिटिसिज्म आई एम देयर, लाइक इट और नॉट। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you.